हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ सारे रैंडम चैप्टर्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे, वन वर्ड, एमसीक्यूज़ एंड असर्शन रीजनिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये चारों बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेनली इसी साल ऐड हुए हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो एमसीयूज़ वगैरह हैं वो तो नॉर्मली मैं टिक करूँगा, आपको समझ आ जाएंगे, मतलब आप देख लेना। बाकी जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हैं और जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स आपको डिक्टेट कर दूँगा। आप ध्यान से उनको सुनना और उनको अपने आसपास नोटबुक रख के उसमें लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ रेटिना विच इज़ इनसेंसिटिव टू द लाइट। तो ये काफ़ी सिंपल है। जो पार्ट हमारी आई में इनसेंसिटिव टू लाइट होता है, मतलब उस पार्ट में कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो आप उसे लिख सकते हो ब्लाइंड स्पॉट। पूरा लिखना, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। BS कुछ नहीं होता है, मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ब्लाइंड स्पॉट। फर्स्ट का हमारा आंसर है ब्लाइंड स्पॉट। सेकेंड, डिफाइन रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर क्या होता है? देखो, वो फाइबर जो नेचुरल फाइबर्स को सिंथेटिक, मतलब नेचुरल फाइबर्स में जब हम अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस करते हैं, उसको एक उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर। मतलब नेचुरल फाइबर का यूज़ करना आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, दैट इज़ रीजनरेटेड फाइबर। सिंपल है। एक सेंटेंस आपको बस लिखना है कि द प्रोसेस बाय विच अ नेचुरल फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू एन आर्टिफिशियल फाइबर, सो दैट फाइबर इज़ नोन एज रीजनरेटेड फाइबर। एंड सेकेंड इसका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आपको दोनों के आंसर मैंने बता दिए। रीजनरेटेड फाइबर का क्या है? द फाइबर प्रोड्यूस्ड व्हेन नेचुरल फाइबर इज़ ट्रीटेड इन लेबोरेटरीज, या जब केमिकल्स वगैरह हम उसमें ऐड करते हैं। एंड पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। तो यहाँ से MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं टिक करता रहूँगा ऑप्शन पे। एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जैसे ही साउंड की हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो लाउडनेस होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमने सारे चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें लगभग कवर कर रखी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीजेज इट्स लाउडनेस। जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ता है साउंड का, उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन सनलाइट इज प्रोपगेटिंग थ्रू एयर ऑल द 7 कलर्स प्रेजेंट इन द सनलाइट। इसमें यह है कि जब जो सनलाइट्स जैसे एयर से पास करती है तो उसमें 7 रंग होते हैं, तो हमें तो एक वाइट लाइट ही दिखती है ना। तो उसका रीज़न यही है कि हमें 7 कलर्स नहीं दिखते, क्योंकि वो जो 7 कलर्स हैं सनलाइट में, उनकी स्पीड जो है वो नियरली सेम है। वो एक ही स्पीड से, लगभग सेम स्पीड से प्रोपगेट करता है, मतलब सारे लगभग एक ही स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें वाइट स्काई ही दिखता है। सो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, प्रोपगेट विद नियरली सेम स्पीड। इसको और देखते हैं। व्हेन डिस्पर्शन अकर्स थ्रू अ प्रिज्म, द कलर ऑफ वाइट लाइट दैट बेंड्स द मैक्सिमम दैट बेंड द मैक्सिमम इज द। तो जब प्रिज्म से डिस्पर्शन होती है वाइट लाइट की, तो जो कलर है जो सबसे ज़्यादा बेंड होता है वो होता है वॉयलेट कलर। ठीक है, जैसे अगर ये प्रिज्म है तो रेड कलर कुछ ऐसे जाएगा और वॉयलेट कलर कुछ ऐसे जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है वॉयलेट कलर। बीच में बाकी आपके जो 5 कलर बचे वो आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस विल बी। तो याद करो वो वाला केस जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस जो मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड, ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज। रियल इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, और वो हाईली डिमिनिश्ड मतलब एकदम पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। इनमें से क्या एनिमल सेल पे नहीं होता? तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया है तो उसमें हमारा आंसर आपको पता याद होगा। प्लास्टिड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और इसका फंक्शन होता है
लीव्स को कलर देना, फूड वगैरह में प्रोसेस करना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब हमने पढ़ा था, ये सब प्लास्टिड्स में ही होता है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होते हैं, एनिमल सेल के पास ये नहीं होता। 7th क्वेश्चन, रिया एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। एक लड़की है, उसने गलती से अपना हाथ किसी गर्म फ्लेम पे रख दिया और एकदम से पीछे हटा लिया। तो इसने पीछे हटाया क्योंकि उसको गर्माहट महसूस हुई होगी। तो ये जो गर्माहट उसे महसूस हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ ब्लड सेल्स नहीं, लीवर सेल्स नहीं, यस, नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं वही उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन कमांड देता है कि भाई अपना हाथ वहाँ से जल्दी से हटा लो। सो नर्व सेल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 8th, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग है वो फर्टिलाइज होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ जाइगोट विच इज़ अ न्यू इंडिविजुअल। तो जो नया इंडिविजुअल बनता है दैट इज जाइगोट। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन। बाइनरी फिजन से जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है अमीबा में, हाइड्रा में नहीं होता। हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लाज्मोडियम एंड यीस्ट में भी बाइनरी फिजन नहीं होता। बाइनरी फिजन ओनली अकर्स इन बाइनरी फिजन ओनली अकर्स इन अमीबा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्ट है ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो यही पार्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए, यही चारों पार्ट्स होते हैं फीमेल सिस्टम में। सेकंड वाले में स्पर्म डक्ट लिखा है जो नहीं होता। थर्ड वाले में यूरेथ्रा एंड फोर्थ वाले में भी यूरेथ्रा एंड पीनस। ये सब चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होती। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है एंड वजाइना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन अमंग एडोलसेंट्स। दिस इज ड्यू टू। जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं वो एडोलसेंट्स में काफ़ी कॉमन होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड। देखो फर्स्ट ऑप्शन पड़ गई, आपको याद आ गया कि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो सेबेशियस ग्लैंड की सेक्रीशन होती है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्ने एंड पिंपल्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे दो एजर्शन एंड रीज़न यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 11th क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वाइल वर्किंग इन किचन। अच्छा, तो इसको कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले एजर्शन पढ़ते हैं। एजर्शन में हमें बोला है कि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं हमें वो पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। अब हमने बुक में पढ़ा है कि ये चीज़ सही है, ठीक है, ये चीज़ सही है कि हमें सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। तो एजर्शन तो सही है। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉर्म स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर। तो ये भी सही है कि भाई सिंथेटिक फाइबर्स को क्यों नहीं पहनना चाहिए। रीज़न क्या है इसका? कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो स्टिकिंग बीड्स, मतलब वो चिपक जाते हैं, गोले से बना लेते हैं चिपक के हाई टेम्परेचर पे। तो ये भी सही है। इस केस में हमारा एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मतलब ए भी सही है, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें एजर्शन बोला है इट इज़ ऑब्जर्व दैट समटाइम्स द टैडपोल डू नॉट ग्रो इन द अडल्ट फ्रॉग इन सम विलेज पॉन्ड्स। इसने बोला है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो टैडपोल्स होते हैं वो एडल्ट फ्रॉग्स में नहीं कन्वर्ट होते इन सम विलेज पॉन्ड्स। अगर जैसे गांव वगैरह में कोई पॉन्ड है, वहाँ पे बाई चांस किसी फ्रॉग ने एग दे दिए, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है सारे टैडपोल्स फ्रॉग में ग्रो हो जाएँ। तो देखो एजर्शन तो सही है, हमने पढ़ा भी था कि सारे टैडपोल्स फ्रॉग में ग्रो नहीं होते। अब रीज़न पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी अभी जैसे हमने ये दो क्वेश्चंस पढ़े, इसमें एजर्शन सही है, लेकिन ये मत समझना कि हर क्वेश्चन में एजर्शन सही होता है। कभी कभी एजर्शन और रीज़न दोनों भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजर्शन सही है। रीज़न कह रहा है दिस हैपन्स व्हेन द पॉन्ड वाटर डज नॉट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम नीडेड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखो यहाँ पे ये रीज़न गलत हो गया है। सोडियम नहीं चाहिए होता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन चाहिए होता है। तो आयोडीन जो है वो उस पानी में नहीं होता, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता। तो यहाँ पे सोडियम वर्ड की वजह से ये रीज़न गलत हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एजर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी या 3। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर सी। 13th क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं. वी नो दैट फोर्स अराइज ड्यू टू सम म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़ एंड देयर इंटरैक्शन इफेक्ट्स कैन कम इन टू प्ले थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इवन विदाउट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब ये पैसेज बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो फोर्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, दो तरीके से लग सकती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. ठीक है. फिर अ स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक स्पेशल तरीके का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जो चलते हुए ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कम कर देता है. अब अभी तक आपको समझ आ गया कौन सा ऑब्जेक्ट है, नहीं आया तो मैं अभी कौन सा फोर्स है, नहीं आया तो मैं अभी आगे बताऊंगा. और इसका नेचर ने खास ध्यान रखा है, इसीलिए पानी में जो मछलियाँ चल रही हैं और हवा में जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं उनको एक स्पेशल शेप दिया है. चलो अब तक तो समझ आ गया होगा. ठीक है. और इस ह्यूमंस ने भी इसका यूज़ करके रेसिंग वगैरह के लिए कार्स को उसी शेप में डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है. उन ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दी जाती है. ठीक है. तो अब तक आप समझ गए होंगे किस बारे में बात चल रही है. बाकी आगे देखते हैं. फर्स्ट, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल देने, तो आप कोई भी दो इजी एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दे दो. ठीक है. काफ़ी ईजी है, ईजिली याद रहेंगे. मस्कुलर फोर्स आप हर दिन यूज़ करते हो अपनी मसल्स का कुछ ना कुछ करने के लिए. एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो बिकॉज मैग्नेट जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम अ डिस्टेंस. as magnets attract or repel each other from a distance without coming in contact with each other, so they are called so they are an example of non contact force. ठीक है. यही आंसर आप लिखोगे तो एकदम करेक्ट है, करेक्ट इंग्लिश है, आप ये लिख सकते हो. एंड सी क्वेश्चन, हाउ हैज़ नेचर ट्राई टू मिनिमाइज द स्लोइंग इफेक्ट ऑफ स्पेशल फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन बर्ड्स व्हेन दे मूव थ्रू एयर और फिश व्हेन दे मूव थ्रू वाटर. तो देखो ये जो बार बार ये स्पेशल फोर्स कह रहे हैं, ये स्पेशल फोर्स कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे स्पेशल फोर्स कह रहे हैं इसे बार बार. उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए नेचर ने क्या गिफ्ट दिया है, वो बेसिकली ये है कि उसने फिशेस और बर्ड्स को स्ट्रीमलाइन शेप दिया है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द नेचर हैज़ ट्राई टू मिनिमाइज द स्लोइंग इफेक्ट बाय गिविंग दोज एनिमल्स या दोज क्रिएचर्स अ स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप समझ रहे हो, याद आ गया होगा, ऐसे वाली जो शेप होती है उसे स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं. और तो इसमें आपको ये लिखना है, बाय गिविंग देम स्ट्रीमलाइन शेप. एंड लास्ट डी, विल वन रियली नीड स्पेशल व्हीकल्स इफ़ दे वर टू रेस थ्रू वैक्यूम और फ्री स्पेस. अगर उन्हें वैक्यूम में या फ्री स्पेस में मतलब क्या कहते हैं गाड़ी चलानी है तो उन्हें उस स्पेशल शेप की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है नो, क्योंकि वैक्यूम में या फ्री स्पेस में एयर नहीं है. अब अगर एयर नहीं है तो मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो भाई चाहे वो फार्मूला 1 कार रेस हो या फिर वो नॉर्मल कोई गाड़ी हो, वो दोनों सेम स्पीड से, लगभग सेम स्पीड से भागेंगी. ठीक है. उसके लिए स्ट्रीमलाइन शेप की ज़रूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मल भी उसी पावर का इंजन लगाओगे, वही सब चीज़ रखोगे और शेप में चेंज कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है. तो ये लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ पे ध्यान रखना कि नो, इन दिस केस स्ट्रीमलाइन शेप वुडेंट मैटर. 14th, चलो ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा सा है. वाइल कुकिंग इन द किचन सम फूड स्पिल्स ओवर द बर्नर ऑफ द गैस स्टोव. As a result, the flames of the burner appears yellow and the cooking vessel gets coated with a black substance. मतलब क्या कह रहा है कि गैस के बर्नर पे कुछ गिर गया, कुछ खाना गिर गया, जिसकी वजह से जो आग है वो पीले जलने लगी, और कुकिंग वेसल जो है जो जिसके ऊपर मतलब जो चीज़ हमने गैस के ऊपर रखी थी वो ब्लैक हो गई. तो फर्स्ट बोला है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस दैट गेट्स कोटेड ऑन द वेसल. तो जो ब्लैक सब्सटेंस इसके ऊपर आता है वो कौन सा है? दैट इज़ कार्बन. अनबर्नड कार्बन जो होता है वो इसके ऊपर आके लग जाता है, तो यहाँ पर आप लिख देना कार्बन. बी, नेम द फ्यूल बीइंग यूज्ड इन गैस स्टोव. वैसे अनबर्नड कार्बन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, अनबर्नड कार्बन लिख देना. बी, नेम द फ्यूल बीइंग यूज्ड इन द गैस स्टोव. गैस स्टोव में कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है भाई? या तो एलपीजी होगा, ठीक है, या चलो एलपीजी लिख देना, क्योंकि आजकल मॉडर्न डेज में एलपीजी यूज़ होता है. सो एलपीजी इज़ द करेक्ट आंसर, एलपीजी लिख देना. ठीक है, एलपीजी. C, state 2 points that show why the fuel used in gas stove is regarded as a better fuel than wood used in ordinary chulhas. तो क्या होता है, जो LPG हम यूज़ करते हैं वो नॉन पोल्यूटिंग होती है. 2 रीज़न बताने हैं, तो 2 पॉइंट्स आप क्या बता सकते हो. फर्स्ट, लीव्स नो रेजिड्यू बिहाइंड, वो पूरी की पूरी जल जाती है, कोई रेजिड्यू नहीं बचाती, जबकि वुड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेजिड्यू बचाता है. सेकेंड, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल. ये क्लीन फ्यूल है, ये बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं करता, जबकि वुड को बर्न करने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है. तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. एंड लास्ट, नेम 1 हार्मफुल गैस विच इज़ फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स.
जब कार्बन के फ्यूल्स का, जैसे एलपीजी हो गया या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जब ये सब इनकम्प्लीट बर्न करती है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, नेम वन हार्मफुल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो बहुत पॉइजनस गैस है और वेरी हार्मफुल है। कब बनती है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का। इसी के साथ हमने यहाँ पे फर्स्ट अपना इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं 2-3 पार्ट और ट्राई करूँगा इसके लाने की, जिससे हमारे काफ़ी सारे एजर्शन, रीजनिंग एंड टेक्स्ट वे क्वेश्चंस जो अभी नए आए हैं ये कवर हो जाएं।